नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात करेंगे कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनावों के बारे में। दलीय स्थिति क्या कह रही है, कर्नाटक की जनता क्या कह रही है और आगामी दिनों में जो समीकरण बनने वाला है कर्नाटक विधानसभा का, वो क्या कह रहा है। तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है दोस्तों, राहुल गांधी रैलियां शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी चुनावी रैली में नहीं उतरे हैं। हाँ, चुनाव की घोषणा से पहले अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे वहां होते रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और पूरी हुई योजनाओं का उद्घाटन भी किया। तो फिलहाल जो भाजपा की स्थिति है कर्नाटक में, उसके कई नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। जिनके टिकट कटे हैं, जिनको टिकट नहीं मिला है या जिनके खिलाफ सरकार में एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई थी, उन लोगों के बीजेपी ने टिकट काट दिए हैं। और बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी पहले ही मुख्यमंत्री पद से हटा चुकी थी, क्योंकि वो इस समय येदियुरप्पा को हटाते तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी। लेकिन ये गेम पहले ही बीजेपी ने कर दिया था और बासवराव बोम्मई को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया था। तो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है दोस्तों, लेकिन कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं डीके शिव कुमार, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हुए हैं। जांच एजेंसियां काम कर रही हैं उसके ऊपर, लेकिन वहां की जनता भ्रष्टाचार को कोई महत्व नहीं दे रही है। वहां पर सीधा सीधा मुकाबला वोकालिगा और येदियुरप्पा जिस समुदाय से आते हैं, लिंगायत, उसके बीच में बटा हुआ नजर आ रहा है। दलित समाज से आते हैं खड़गे साहब, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दलित समाज भी बटा हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस के एक नेता हैं सिद्धरमैया, जो पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कर्नाटक में। कांग्रेस की पोजीशन को देखते हुए और अपनी पोजीशन को देखते हुए सिद्धरमैया ये कह चुके हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। क्योंकि पिछली बार सिद्धरमैया 2 विधानसभा सीटों से लड़े थे, एक से वो चुनाव हार गए थे। तो सिद्धरमैया ये कह चुके हैं सहानुभूति लेने के लिए कि ये उनका आखिरी चुनाव है। कांग्रेस की जहां तक बात करें दोस्तों, तो सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही बड़े नेता हैं कर्नाटक में, और दोनों ही नेता आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते। दोनों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन सिद्धरमैया तो कह चुके हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। वहीं डीके शिव कुमार ने ये कहा है कि खड़गे साहब को कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मैं खड़गे साहब के नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनने पर काम करना पसंद करूंगा। तो ये दांव चला है डीके शिव कुमार ने। लेकिन जहां तक बात करें भाजपा की, जो भाजपा ने टिकट काटे हैं और नए प्रत्याशियों को, युवा प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, उससे उसकी संभावनाएं काफी प्रबल हुई हैं जीतने की। ये तो तय है दोस्तों कि सरकार भाजपा की नहीं बनने जा रही। जो आज की कंडीशन है उसमें भाजपा की सरकार कतई बनने नहीं जा रही। हाँ, ये एक अलग फैक्टर हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर क्या जलवा दिखाएंगे, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। इतना तय है कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी के बीच में आज मोदी की लोकप्रियता कर्नाटक में 68% है, जबकि राहुल गांधी की 29% है। तो ये फर्क आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर ये कर्नाटक विधानसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाए तो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से काफी आगे नजर आ रहे हैं। और एक जो दल है वहां पर देवगौड़ा साहब का, उनकी पार्टी है जेडीएस। देवगौड़ा साहब चूंकि
अभी अपनी आखिरी चरण कहते हैं जिसे, उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो वो खुद तो राजनीति में नहीं हैं, लेकिन उनके पुत्र कुमार स्वामी वो बहुत प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम उनको 30 से 40 सीटें आ जाएं और वो किंग मेकर या किंग की भूमिका को निभा सके। क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था दोस्तों, बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में आई थी, लेकिन जेडीएस और कांग्रेस ने हाथ मिलाकर बाजी को पलट दिया था। उसके कुछ दिनों बाद येदियुरप्पा ने लोटस, जिसको आजकल मीडिया बोलती है ऑपरेशन लोटस, उसके तहत कुछ कांग्रेस के और कुछ जेडीएस के विधायक तोड़कर उनके इस्तीफे दिलवाकर अपनी सरकार बनाई थी। तो इस तरह से बीजेपी वहां पर सरकार में आई थी, लेकिन उसे पूर्ण बहुमत आज तक कर्नाटक में नहीं मिला है। अब बड़ा दिलचस्प ये होगा कि अगर जेडीएस 30 से 40 सीटें लेकर आ जाए तो फिर से वही पिछली बार वाली तस्वीर नजर आ रही है कि भाजपा 100 के आसपास सिमट जाए और कांग्रेस 80 सीटों तक सिमट जाए। लेकिन कांग्रेस को जो टीवी चैनल दिखा रहे हैं वो सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। जमीनी लेवल पर जो वहाँ पत्रकार हैं उनसे वार्ता करने के बाद इतना मुझे पता लगा है कि बराबर की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में है। एज में कोई नहीं है, ना तो बीजेपी को बढ़त है और ना ही कांग्रेस को बढ़त है। सारा दारोमदार कर्नाटक में जेडीएस पर निर्भर करता है कि वो कितनी सीटें लेकर आएगी। तो सरकार में किंग मेकर या किंग की भूमिका जेडीएस फिलहाल की स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन अभी मोदी साहब की चुनावी रैली कोई नहीं हुई है। मोदी फैक्टर बड़ा जबरदस्त काम करने वाला है कर्नाटक के चुनाव में, क्योंकि पिछली बार भी जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, सबसे बड़े दल के रूप में आई थी, तो वहां लोकसभा चुनाव में 28 में से 26 सीट बीजेपी ने जीती थी। लेकिन अगर उस हिसाब से कैलकुलेशन करी जाए तो बीजेपी को 170-80 सीट मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा विधानसभा चुनावों में नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं लिंगायत समुदाय की। वो लगभग पूरा का पूरा बीजेपी की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है, जैसे हर बार चुनावों में लिंगायत समुदाय बीजेपी को वोट कर रहा है। अब वोकालिंगा समाज की स्थिति ये है, कुछ वो जेडीएस की तरफ जा रहा है और कुछ कांग्रेस में बटा हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने भी मैसूर रीजन में, जहां जेडीएस का गढ़ है, वहां पर वोकालिंगा समाज के कई लोगों को प्रत्याशी बनाया है। अगर बीजेपी मैसूर रीजन में अच्छा कर पाई तो हो सकता है, श्योर नहीं कह रहा हूं दोस्तों, हो सकता है फिर बीजेपी अकेले दम पर सरकार बना ले जाए। ये निर्भर करता है वोकालिंगा समाज पर, जिसके प्रत्याशी बहुतायत में बीजेपी ने इस बार उतारे हैं मैसूर रीजन में। और जिन प्रत्याशियों के पिछली बार जो प्रत्याशी थे, विधायक थे, उनके टिकट काटे हैं और नए चेहरों को टिकट दिए हैं, उनकी स्थिति भी बीजेपी की बड़ी मजबूत है। और जैसे कि मीडिया चर्चा कर रही है कि जगदीश शेट्टार बीजेपी को छोड़ गए हैं, उसका कोई प्रभाव जमीन पर नजर नहीं आ रहा है। शेट्टार साहब का कोई भी इफेक्ट, माइनस इफेक्ट बीजेपी पर नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तय है कि जिस दिन मोदी पहली रैली करेंगे उस दिन कर्नाटक की हवा और मिजाज मीडिया को भी दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों, जो राहुल गांधी ने अभी 2 रैलियां करी हैं कर्नाटक में, उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो अलग अलग जातियों की जनगणना कराएंगे। ये मंडल कमीशन जो 89 में वीपी सिंह ने लागू किया था, शुरू किया था, तो यही बात अब राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि
अब उनको ये लग रहा है कांग्रेस को कि बीजेपी से तुम ऐसे नहीं जीत पाओगे, तो उन्होंने अब जाति विभाजन का जो जहर अब चुनावों में घोला जा रहा है, ये समाज के लिए बहुत ही घातक है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी कोई ना कोई कार्य ऐसे करती रहती है। लेकिन इतना भी तय है दोस्तों, मंडल चाहे जितना भी ये लोग उछालें, बीजेपी का कमंडल हमेशा से बाहरी रहा है। आप अयोध्या का मुद्दा देख लीजिए, जब राम मंदिर निर्माण की बात आई तो जाति भेद बीजेपी ने बहुत हद तक मिटाने की कोशिश करी थी और वो कामयाब भी हुई। जो मोदी की स्कीम चल रही है, लाभार्थी वर्ग है, उसका कोई भी, उसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है इस जातिगत जनगणना का। अब चाहे नीतीश कुमार बिहार में करवा लें और चाहे राहुल गांधी पूरे देश में करवा लें, क्योंकि अब राहुल गांधी उतने आक्रामक नहीं दिखाई दिए इन 2 रैलियों में कर्नाटक में। वो सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि अलग अलग जातियों की जनगणना होनी चाहिए, उसके हिसाब से ही रिजर्वेशन भी होना चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल जो स्थिति है कर्नाटक की, कांग्रेस और भाजपा में जबरदस्त टक्कर है और जेडीएस अपनी वही पुरानी स्थिति 30 से 40 सीटों के बीच में, जहां उसका प्रभाव है, जीतती हुई नजर आ रही है। अब तय करेगा प्रधानमंत्री मोदी की रैली, और जो योगी की रैली निर्धारित की गई है 30 से 40 के बीच में बताई जा रही है कि सीएम योगी 30 से 40 रैली को संबोधित करेंगे, वो कितना इफेक्ट डालेंगे। सीएम योगी का प्रभाव धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आगे जैसी भी स्थिति कर्नाटक की बनेगी, अगले हफ्ते इस पर फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।